हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं सीए फाइनल ऑडिट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल, यानी SQC 1 एंड SA 220। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस चैप्टर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 5 से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। इसलिए आज हम इस चैप्टर को कंसेप्चुअली समझेंगे, निमोनिक्स के साथ कवर करेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या होता है और ऑडिट क्वालिटी मतलब क्या होता है। तो ऑडिट क्वालिटी का सिंपल मतलब होता है कि ऑडिटर अपना काम लॉज, रेगुलेशंस और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करे। सोचो सोचो अगर ऑडिटर नेग्लिजेंस करे और गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन दे दे, तो इन्वेस्टर्स, बैंक, गवर्नमेंट और पब्लिक सबका ट्रस्ट टूट जाएगा। इसलिए हाई ऑडिट क्वालिटी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच ट्रस्ट क्रिएट करती है, और ये क्वालिटी अचीव होती है थ्रू रिगरस ऑडिट प्रोसीजर, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि हाई ऑडिट क्वालिटी क्रिएट्स ट्रस्ट फॉर इंडस्ट्री गवर्नेंस, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, रिक्वायर्स रिगरस प्रोसेस प्लस क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। ठीक है। अब समझते क्वालिटी कंट्रोल को दो हिस्सों में तोड़ा गया है, एक SQC 1, एक SA 220। SQC 1 है जो बात करता है कि फर्म के लेवल पे, और SA 220 इंगेजमेंट के लेवल पे बात करता है। तो अच्छा एक बात बताओ, SQC 1 का नाम क्या है। तो SQC 1 का नाम अगर जानना है तो चलो हम इसका नाम पहले याद कर लेते हैं। सो इसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट। ठीक है, एंड रिव्यू। अब देखो, ये बोल रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल किसके लिए, फर्म्स के लिए। वो फर्म जो क्या काम करती है, जो ऑडिट करती है और रिव्यू करती है किसका, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अब एक बात बताओ, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट मतलब देखो, जैसे लास्ट ईयर का फाइनेंशियल इस ईयर ऑडिट होगा। ठीक है, वो होगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का भी होता है क्या कुछ ऐसा। हाँ, वो हम अदर एश्योरेंस में SAE में पढ़ेंगे, जहाँ पर आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्शंस के ऊपर उसका भी हम एक एंगेजमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ऐसी फर्म जो ऑडिट करती है और रिव्यू करती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, एंड अदर एश्योरेंस सर्विसेज भी देती है, एंड रिलेटेड सर्विसेज इंगेजमेंट्स भी देती है। तो मतलब कोई भी फर्म अगर ये सारी काम करती है तो उस फर्म में ये SQC 1 लग जाएगा। ठीक है। और SA 220 किस पे लगेगा, SA 220 सिर्फ लगता है ऑडिट एंगेजमेंट्स पे। ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट्स पे लगता है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं क्वालिटी की बात करते हैं। नाउ इसके अलावा अदर स्टैंडर्ड्स है, कोड ऑफ एथिक्स है, कंपनीज एक्ट 2013 है, जो सारे मिला के क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल को फैसिलिटेट करती है। ठीक है। अब देखो, ये स्टैंडर्ड क्या बोलती है, ये स्टैंडर्ड बोलती है फर्म्स को कि आप एक ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिज़ाइन करो। ठीक है, किसके लिए, अपने फर्म्स के पर्सोनल के लिए, ताकि आपके फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन हो। ठीक है। और ये किस पे अप्लाई करती है, सारे फर्म्स पे अप्लाई करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, आप कुछ भी हो, आपके ऊपर SQC 1 लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद में फर्म मस्ट एस्टैब्लिश क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। फर्म को क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम एस्टैब्लिश करना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल का, ताकि आप एक रीज़नेबल एश्योरेंस दे पाओ कि फर्म और उसके पर्सनल दोनों के दोनों क्या कंप्लाई करते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, PRL रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर कंप्लाई करते हैं। अगर हमने प्रॉपर कंप्लाई किया हुआ है तो हम जो भी रिपोर्ट्स देने वाले हैं, रिपोर्ट्स भी क्या हो जाएगा, अपने आप एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमको क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब हम कब बोलेंगे कि फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया है, तब बोलेंगे जब फर्म के अंदर ये 6 एलिमेंट्स रहेंगे। जब ये 6 एलिमेंट्स रहेंगे तो हम बोल देंगे। सो व्हाट आर दीज एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन फर्म। सेकंड, एथिकल रिक्वायरमेंट्स।
थर्ड एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, फोर्थ ह्यूमन रिसोर्सेज, फिफ्थ इंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड द सिक्स्थ मॉनिटरिंग। तो एक-एक करके हम समझते हैं ये सब चीज़ें होती क्या है, ठीक है? तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? अब एक बात बताओ, आपके फर्म में अगर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो कोई एक पर्सन तो होगा ना जो इसको क्या करे, डायरेक्ट करे, सुपरवाइज़ करे, जो इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है? तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके अपने फर्म के अंदर एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। और वो कौन रहेगा? वो या तो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर हो सकता है, तो मैनेजिंग पार्टनर हो सकता है, जिसके पास अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी फॉर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। अब देखो, जो भी ये लीडरशिप लोग, जो भी ये सीईओ या तो मैनेजिंग पार्टनर एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, वही क्या एनकरेज करेगा? दैट विल प्रमोट द कल्चर ऑफ हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क, ठीक है? तो अल्टीमेटली हम यही बोलेंगे, जो मैनेजिंग पार्टनर सीईओ जिस तरीके एग्जाम्पल सेट करेंगे, वैसा ही कल्चर फर्म के अंदर मेंटेन होगा। तो देखो, इसके अंदर 3 चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेगी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर 3 चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेगी कि फर्म को मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करना है, ठीक है? कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मैनेजमेंट की, ऐसी फर्म एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएगी। लेकिन उसमें क्या चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है आपको? आपको क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है? दैट कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। मतलब अगर आपको कोई क्लाइंट बहुत ज़्यादा फ़ीस दे रही है, तो उसकी वजह से आपको अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। या तो कोई अगर क्लाइंट बहुत कम फ़ीस दे रही है, तो वहाँ पर भी आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है? आपको दोनों के केसेस में आप जैसा क्वालिटी डिलीवर करते हो, वैसा ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है? सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ दैट आप ऐसी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाओ, जिससे 3 चीज़ों को लेके एम्फसिस हो। फर्स्ट नंबर द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि जो भी आपके अंदर एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी फर्म में एम्प्लॉइज़ हैं जो काम करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को रेगुलर इंटरवल्स में इवैल्यूएट किया जाए, ताकि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में क्या हमको पता चल सके। सेकंड नंबर, कंपनसेशन, आप उनको कंपनसेशन ऐसा दो ताकि उनको डिज़र्विंग लगे, ठीक है? अगर उनको जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, उनको कंपनसेशन आपको फॉर एन एग्ज़ाम्पल 10 लाख देना था, आप उनको सिर्फ़ 8 लाख में रखे हुए हो, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, उस लेवल का काम वो नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके वर्क की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। थर्ड नंबर, प्रमोशन, आपको टाइम टू टाइम 1 साल 2 साल के अंदर प्रमोशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अगर काम अच्छे से कर रहे हैं वो लोग तो प्रमोट करो, ठीक है? नहीं कर रहे हैं तो मत करो। ताकि उनके अंदर एक मोटिवेशन फैक्टर बना रहे, उस वजह से वो क्या दिखा पाएँगे, ओवरराइडिंग कमिटमेंट दिखा पाएँगे क्वालिटी को लेके। अगर ये तीनों चीज़ अगर आप नहीं करते हो, वो कहीं न कहीं काम सही ढंग से नहीं करेंगे और आपकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है? सो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ दैट आपको सफिशिएंट रिसोर्सेज़ डिवोट करना है। किस चीज़ में? डीडीएस में। डीडीएस में मतलब डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, ठीक है? तो 3 चीज़ें हैं, एक तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है, सेकंड नंबर आपको पॉलिसीज़ बनानी है इन 3 चीज़ के ऊपर, थर्ड सफिशिएंट रिसोर्सेज़ आपको डिवोट करने हैं। और सबसे लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपके फर्म की जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी है ना, दैट इज़ सब्जेक्ट टू द ओवरराइडिंग रिक्वायरमेंट टू अचीविंग क्वालिटी। इट मीन्स दैट आप आपका बिज़नेस मॉडल कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आप बिज़नेस स्ट्रैटेजी आपकी अलग-अलग हो सकती है, लेकिन आप सबके अंदर फर्स्ट एंड द प्राइमा फेसी क्या होना चाहिए, कि आप क्वालिटी को अचीव करो, है ना? आप पैसे कमाने के चक्कर में जल्दी-जल्दी काम निपटा के ऐसे फालतू रिपोर्ट्स मत इश्यू करना। ठीक है? तो फर्म्स बिज़नेस स्ट्रैटेजी इज़ सब्जेक्ट टू ओवरराइडिंग रिक्वायरमेंट टू द अचीविंग क्वालिटी इन ऑल एंगेजमेंट, सारे के सारे एंगेजमेंट्स में। ऐसा नहीं सिर्फ़ आपको ऑडिट वाले में करना है, नहीं, 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 रिव्यू करते हो फिर भी करना है, रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट है वहाँ पर भी करना है, अदर एश्योरेंस करो वहाँ पर भी करना है, क्योंकि क्वालिटी इज़ नॉन नेगोशिएबल। क्वालिटी क्या है? नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है? अब सेकंड में आता है, सेकंड दैट इज़ द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स में आईसीएआई ने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। एक तो इंटीग्रिटी, सेकंड ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड द ड्यू केयर, फोर्थ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड फिफ्थ इज़ प्रोफेशनल बिहेवियर।
तो ये हम प्रोफेशनल एथिक्स वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है? ये पाँचों चीज़ एम्फसाइज़ कौन करता है? ये 4 चीज़ों से, कि एक्शन ऑफ द फर्म लीडरशिप, जो फर्म की लीडरशिप है ना, वो क्या-क्या एक्शंस लेते हैं, वो सेट करेगा, टोन करेगा। ठीक है? वो दैट विल द सेट द टोन एट द टॉप। सेकंड, आपको अवेयरनेस एंड द ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। थर्ड नंबर, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा सारे काम को। फोर्थ इज़ दैट नॉन कंप्लायंस प्रोसेस है, तो अगर वहाँ पर कुछ ब्रीचेज़ हो गया तो उसको तुरंत आप कैसे डील करोगे, ठीक है? अब मेन आते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, कि मतलब फर्म के अंदर जितने भी पर्सोनल है ना, उनको इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट के कंप्लायंस करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि आप फर्म ऐसी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाओ ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को। किसको कम्युनिकेट करना है? अपने पर्सोनल को, ठीक है? तो फर्म क्या करेगी? अपने सारे एम्प्लॉइज़ को इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट करेगी कि ये देखो रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंस की, देखो अगर कहीं पर भी ब्रीच हो रहा है तो हमें बता दो। सेकंड, उसके बाद में वो क्या करेगी? आइडेंटिफ़ाई करेगी। आइडेंटिफ़ाई करेगी कि कहाँ-कहाँ पर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। उसके बाद में इवैल्यूएट करेगी। ऐसे सर्कमस्टेंसेस एंड रिलेशनशिप, ऐसे सर्कमस्टेंसेस या तो रिलेशनशिप जो क्या क्रिएट कर रही है? दैट इज़ क्रिएटिंग थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, ठीक है? फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कोई आपके फर्म में कोई आर्टिकल जॉइन हुआ, ठीक है? और वो ऑडिट एंगेजमेंट पे है। अब उस आर्टिकल आर्टिकल के फादर एक क्लाइंट है हमारा, ऑडिट वाला क्लाइंट, वहाँ पर एमडी हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा? हम कहीं न कहीं इंडिपेंडेंस को खतरा है कि नहीं है? ये थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है कि नहीं है? तो हमने ये आइडेंटिफ़ाई किया, ठीक है? और इवैल्यूएट किया कि रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप है और इसकी वजह से थ्रेट टू इंडिपेंडेंस हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ प्रोसीजर क्या रहेगा? तो हम क्या करेंगे? टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एक्शन लेंगे। एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे किस चीज़ के? ताकि वो जो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है ना, उसको एलिमिनेट कर पाएँ हम, ठीक है? फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी रहेगा उसको एलिमिनेट, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। या तो अगर वो नहीं हो रहा है देन हम क्या करेंगे? रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबल लेवल, उसको इतना नीचे कर दो ताकि हम उसको उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ, इतना तो चल जाएगा। वो हम कैसे करेंगे? अप्लाइंग सेफगार्ड को अप्लाई करेंगे, ठीक है? सेफगार्ड्स को अप्लाई करेंगे और एंगेजमेंट से विथड्रॉ कर लेंगे। जैसे सेफगार्ड से वही आर्टिकल वाला एग्ज़ाम्पल हुआ कि उस एंगेजमेंट से या तो हम उस आर्टिकल को हटा देंगे, ठीक है? वहाँ पर रखेंगे ही नहीं, ताकि वो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट बनी रहे। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो विथड्रॉ एंगेजमेंट से विथड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? अब इसको देखो, एट लीस्ट एनुअली रिटन कन्फर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लायंस फ्रॉम ऑल रिलेवेंट फर्म पर्सोनल, जितने भी आपके फर्म के पर्सोनल हैं, ठीक है? उन सब से आपको एक रिटन कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा। साल में एक बार एट लीस्ट एनुअली द फर्म शुड ऑब्टेन रिटन कन्फर्मेशन कि भैया हम लोग जो हैं, हम लोग इंडिपेंडेंस का कंप्लायंस कर रहे हैं, ये ऐसा लिखित सारे एम्प्लॉइज़ को देना पड़ेगा फर्म को। एक क्वेश्चन आता है, क्या हम साल में 5 बार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। क्या हम 5 साल में 1 बार कर सकते हैं? नहीं। ये मिनिमम है, ये बेयर मिनिमम है, एटलीस्ट साल में 1 बार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आप उससे उससे ज़्यादा करना चाहते हो साल में तो कर सकते हो, दैट इज़ नो हार्म इन इट, ठीक है? उसके बाद में देखो फ़ैमिलियरिटी थ्रेट, इसका मतलब क्या? अगर कोई सेम सीनियर पर्सनल, जैसे कि कोई सीनियर पर्सनल आपके फर्म का है, फॉर एन एग्जांपल पार्टनर, ठीक है? ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट यानी ऑडिट वाले एंगेजमेंट पे है, वो बहुत लॉन्ग पीरियड से है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड से है, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या हो सकती है? हमारी क्वालिटी इम्पेयर हो सकती है। क्यों हो सकती है? एग्जांपल आप सुनो। अब वो पार्टनर उस क्लाइंट को अच्छे से जानता है, ठीक है? उस क्लाइंट के सीएफओ को जानता है, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस को जानता है, क्लाइंट के बारे में सारे की मैनेजर पर्सन्स को जानता है, सबको जानता है। तो हो सकता है कहीं न कहीं वो फ़ैमिलियरिटी थ्रेट यहाँ पर क्रिएट हो सकती है क्योंकि वो बहुत टाइम से एंगेज्ड है, ठीक है? उसकी वजह से हमारी क्वालिटी क्या हो सकती है? इम्पेयर हो सकती है। ठीक है? तो इसी को बात को ध्यान रखते हुए फर्म को क्या करना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ताकि वो सेफगार्ड कर पाए इस सॉल्यूशन से। तो क्या क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करेगा? तो यहाँ देखो, डिटरमाइन कैसे करेंगे? 2 चीज़ों से डिटरमाइन करेंगे कि वहाँ पर फ़ैमिलियरिटी थ्रेट है या नहीं है। फर्स्ट नंबर नेचर ऑफ एंगेजमेंट देखेंगे। एंगेजमेंट का नेचर क्या है?
इसमें क्या देखेंगे, एक्सटेंड टू व्हिच इट इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब किस हद तक इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अब देखो मैं तुमको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फर्स्ट वन इज़ दैट इंटरनल ऑडिट, एक होता है स्टैट ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट हम किस लिए करते हैं, मैनेजमेंट को के लिए करते हैं। वो रिपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ मैनेजमेंट को जाता है, वो पब्लिक को नहीं जाता है। लेकिन अभी स्टैट ऑडिट जो है, वो रिपोर्ट क्या पब्लिक को भी जाएगा, ठीक है? वो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तभी तो देखेंगे ना। तो इसीलिए वो नेचर ऑफ एंगेजमेंट आप समझो। अब देखो क्योंकि स्टैट ऑडिट में यहाँ पर बहुत लोग कंसर्न रहते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होगा, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमको देना पड़ेगा। सेकंड, लेंथ ऑफ सर्विस, कितने टाइम तक आप उस सर्विस में हो। तो हाउ लॉन्ग सीनियर पर्सनल एंड एंगेजमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक है तो कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, वहाँ पर फ़ैमिलियरिटी थ्रेट एग्ज़िस्ट करेगी। अब यहाँ पर सेफगार्ड क्या है, सिंपल, आप उस सीनियर पर्सनल को रोटेट कर दो। रोटेट मतलब ऐसे घुमाना नहीं है, मतलब उस एंगेजमेंट से हटा दो, कुछ टाइम पीरियड तक और किसी दूसरे एंगेजमेंट में डाल दो, ठीक है? उसके बाद में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी उसको करा लो, ठीक है? अब देखो लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए मैंडेटरी है, लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए एंगेजमेंट पार्टनर को तो एटलीस्ट 7 साल में 1 बार रोटेट करना ही पड़ेगा, ठीक है? नॉर्मली नॉट मोर दैन 7 ईयर्स, मतलब 7 साल से ज़्यादा एक एंटिटी के में नहीं रह सकता। लेकिन आप सोल प्रैक्टिशनर हो, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने फ़र्म खोली हुई है लेकिन आप सिर्फ़ एक ही पार्टनर हो, काम कर रहे हो, तो आप किसको रोटेट करोगे? तो वहाँ पर ये वाली एक्सेप्शन नहीं लगती, लेकिन वहाँ पर फिर भी मैंडेटरी पीयर रिव्यू लगेगा, ठीक है? अब थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। तो अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है किसी भी टाइप का एंगेजमेंट का, तो उसको फर्स्ट नंबर हम डिसाइड करें एक्सेप्ट करें या ना करें। या तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया एक्सेप्ट किए हुए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमें पता चलती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि अब हमको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोनों चीज़ें के बारे में बात करता है, तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखनी है। आईसीसी, आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं, आईसीसी मतलब इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट प्रमोटर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन्स। सेकंड, कॉम्पिटेंस, जिसके अंदर कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज सारे आते हैं टू परफॉर्म दैट एंगेजमेंट। एंड सबसे लास्ट में आता है कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को एक-एक चीज़ करके हम नीचे डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट नंबर विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। अगर क्लाइंट की इंटीग्रिटी आपको चेक करनी है तो फर्म क्या-क्या चीज़ें कंसीडर करेगा? किस चीज़ को हम कंसीडर करके ये बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं क्लाइंट का इंटेंशन गलत है, क्लाइंट कहीं न कहीं फ्रॉड में इन्वॉल्व है, क्लाइंट कहीं न कहीं कुछ अलग फिगर्स वगैरह दिखा रहा है, ठीक है? तो इसको समझने के लिए क्लाइंट की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए दीज़ आर द पॉइंटर्स दैट फर्म्स नीड्स टू इंश्योर, ठीक है? उसको चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर आप क्या चेक करोगे? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब पहचान एंड द बिज़नेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स व प्रिंसिपल ओनर्स, ठीक है? अब देखो जब किंगफिशर आया था तो किंगफिशर का ओनर कौन था? विजय माल्या। अब उसकी देखो रेपुटेशन कैसी थी, ठीक है? कि सबको पता है काफ़ी बेकार थी। तो वैसा ही एग्ज़ाम्पल आज के भी डेट पे कोई भी आप देख सकते हो। अगर उस क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर्स का, ठीक है? उसके बाद में क्लाइंट्स के की मैनेजमेंट का, ठीक है? उसके बाद में उसके रिलेटेड पार्टीज़ का एंड दोज़ चार्ज विद गवर्नेंस का, इनका आइडेंटिटी और बिज़नेस रेपुटेशन कैसा है? बढ़िया या तो खराब है? अगर खराब है तो कहीं न कहीं इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर 2 वर्ड है आइडेंटिटी एंड बिज़नेस रेपुटेशन ऑफ किसका? 4 लोगों का। एक प्रिंसिपल ओनर्स का, की मैनेजमेंट का, रिलेटेड पार्टीज़ का एंड 2 चार्ज विद गवर्नेंस का, ठीक है? सेकंड नंबर आपको देखना है नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशंस इंक्लूडिंग बिज़नेस प्रैक्टिसेस, मतलब क्लाइंट किस ऑपरेशंस में है? मैन्युफैक्चरिंग में है, आईटी में है, कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है? कुछ सर्विसिंग इंडस्ट्री में है और उसके अंदर भी क्या ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है? ठीक है? वो स्टील मैन्युफैक्चर कर रहा है या तो मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है या किस टाइप के ऑपरेशंस है, आपको एटलीस्ट उसको समझना पड़ेगा, ठीक है? सेकंड नंबर, और उसका बिज़नेस प्रैक्टिसेस कैसा है? किस तरीके से वो बिज़नेस को ऑपरेट कर रहा है? मतलब उनका बिहेवियर प्रोफ़ेशनल है या गुंडों जैसा है, ठीक है? वो अच्छे से बिज़नेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। सो ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा तभी आप इंटीग्रिटी को हाँ, चेक कर पाओगे। थर्ड नंबर,
एटीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, अभी ऊपर वाले लोगों का एटीट्यूड देखना पड़ेगा। वहाँ पर हमने बिजनेस रेपुटेशन और आइडेंटिटी देखी है। यहाँ पर हम उनका एटीट्यूड देखेंगे, उनका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है? एटीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, किसके तरफ? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स किसके तरफ हम देखेंगे? एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। मतलब वो कहीं न कहीं जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चीज़ें लिखी गई है, उसका कुछ और मतलब वो निकालना चाहते हैं, ठीक है? उसका कुछ और मतलब निकालना चाहते हैं ताकि उनको बिज़नेस में फ़ायदा हो, या तो लूपहोल हो, या तो इनडायरेक्ट वे कुछ निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो वो एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन उसका कर रहे हैं, बट उसका एग्रेसिव नहीं करना है, नॉर्मल इंटरप्रिटेशन करके चलना है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, अगर उनका एटीट्यूड ऐसा है कि वो एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट का, तो कहीं न कहीं इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, ठीक है? उसके बाद में एक पॉइंट देखते हैं, वेदर द क्लाइंट इज़ एग्रेसिवली कंसर्न्ड विथ मेंटेनिंग द फर्म्स फी एज़ लो एज़ पॉसिबल। वो बार-बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, प्लीज़, प्लीज़ इतना नहीं, 10 लाख नहीं, 8 लाख में ही कर दो, 6 लाख में ही कर दो। फर्म की फ़ीस बहुत लो करने के चक्कर में है, ठीक है? तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं हमें डाउट होना चाहिए कि ऐसा क्यों है आखिर, ठीक है? उसके बाद में इंडिकेशंस ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशंस इन द स्कोप ऑफ वर्क। अब देखो, हम जब काम करने जा रहे हैं तो कहीं न कहीं हमें इंडिकेशन लग रहा है कि यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन लग सकता है। शायद वो लोग हमको डेटा टाइम पे प्रोवाइड ना करें, शायद हम जब काम करने जाएँ तो हमारे साथ कोऑर्डिनेट ना करें, ठीक है? कुछ डेटा छुपा रहे हों, या तो एम्प्लॉयी जानबूझ के ऑफ़िस से नहीं आ रहा हो। तो ये सारे इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन है जो हमारे स्कोप ऑफ वर्क पे लगाया जा रहा हो, ठीक है? अगर ऐसे कुछ इंडिकेशंस आपको लग रहा है तो इंटीग्रिटी कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़्ड है। उसके बाद में आते हैं इंडिकेशंस दैट द क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़। आपको कहीं न कहीं से कुछ बातें पता चलती हैं कि क्लाइंट किस में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, या तो अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है? उसने गुंडे पाल रखे हैं ताकि लोगों से पैसे वसूल सके, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों में अगर वो इन्वॉल्व है तो आप उसको मत एक्सेप्ट करना, क्योंकि इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। उसके बाद में सबसे लास्ट में देखेंगे रीज़न्स। भाई तुम मेरे पास क्यों आए हो? इस बार मेरे पास क्यों आए हो? जो पिछली फ़र्म जिसने ये एंगेजमेंट किया था, आप उसको रीअपॉइंट क्यों नहीं किया? अगर जेन्युइन रीज़न है, दैट इज़ द रोटेशन वाला, या तो कुछ और रीज़न है तो फ़ाइन है, लेकिन अदर देन वो रीज़न है, तो मेरे पास क्यों आए हो? आप रीज़न बताओ। अगर हमको वैलिड रीज़न लगता है तभी एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, पहले नंबर तो 4 लोगों की 2 चीज़ें देखनी है। 4 लोगों की 2 चीज़ें देखनी है। कौन-कौन से 4 लोगों की? प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट की, रिलेटेड पार्टीज़ की, 2 चार्ज विद गवर्नेंस की 2 चीज़ें। फर्स्ट में क्या देखना है? उनकी आइडेंटिटी और बिज़नेस रेपुटेशन देखना है। सेकंड नंबर उनका एटीट्यूड देखना है। उसके बाद में देखो, क्लाइंट के ऑपरेशंस के नेचर को समझना है और बिज़नेस प्रैक्टिसेस को भी समझना है। उसके बाद में 2 चीज़ देखना है, कहीं क्लाइंट फीस लो करने के चक्कर में तो नहीं है, कहीं क्लाइंट इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशंस तो नहीं लगा रही है। उसके बाद में लास्ट में देखना, कहीं क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है, और क्या रीज़न क्या है जो आप हमारे पास आए हो, पिछले फर्म के पास नहीं गए हो, ठीक है? उसके बाद में हम चेक करते हैं रिगार्डिंग कॉम्पिटेंस, फर्म कंसीडर। अब देखो, कॉम्पिटेंस भी चेक करना पड़ेगा, क्या हम एक्चुअली में ये काम कर पाएँगे? ये क्लाइंट हमारे पास तो आ गया, लेकिन हमारे अंदर भी तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए ना उस एंगेजमेंट को करने का। तो क्या-क्या चेक पॉइंट्स हैं ताकि हम ये इंश्योर कर पाएँगे कि हम कॉम्पिटेंट हैं इस एंगेजमेंट को परफ़ॉर्म करने के लिए। तो पहला नंबर, आपके आपके अंदर जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, द फर्म पर्सनल शुड हैव शुड हैव नॉलेज ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्रीज़ और सब्जेक्ट मैटर्स। अब देखो, जो क्लाइंट है मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट था और फार्मा में था, ठीक है? तो फार्मा मतलब उस इंडस्ट्री का नॉलेज ज़रूरी नहीं है उस क्लाइंट में पहले काम किया हो, लेकिन दूसरे अगर किसी फार्मा इंडस्ट्री में कोई भी पर्सनल ने काम किया है, तो उसके पास एटलीस्ट नॉलेज तो है, उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में नॉलेज तो है। अगर ऐसा है तो येस, वी आर गुड टू गो। सो फर्म पर्सनल हैव नॉलेज ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्रीज और सब्जेक्ट मैटर्स। सेकेंड नंबर, फर्म पर्सनल हैव एक्सपीरियंस। इनको अब यहाँ पर एक्सपीरियंस देखना, वहाँ पर नॉलेज से काम चल जा रहा था फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड में एटलीस्ट उनको काम करना चाहिए, एक्सपीरियंस रहना चाहिए विद रेलेवेंट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? उस इंडस्ट्री में कौन-कौन से रेलेवेंट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज से काम नहीं चलेगा, एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो
एक्सपीरियंस है और दूसरा नंबर आपके पास एबिलिटी है, ठीक है? आपके पास क्या है? एबिलिटी है टू गेन नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज इफेक्टिवली। या तो आपके पास वो एबिलिटी है कि आप वो सारे स्किल्स और नॉलेज इफेक्टिवली गेन कर पाओ उस रिलेवेंट रेगुलेटरी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड। थर्ड नंबर, अब फर्म के पास सफिशिएंट पर्सनल भी तो होनी चाहिए। क्या पता आपने इतनी बड़ी एंगेजमेंट ले ली, आपके पास 2 ही लोग हैं, एक सीए एक इंटर्न है, तो कर ही नहीं पाएँगे ना। तो आपके पास सफिशिएंट पर्सनल भी होने चाहिए और सफिशिएंट पर्सनल होने के साथ-साथ उनके पास नेसेसरी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंटर्न हो नया-नया लेकिन उसको काम ही नहीं पता है, ठीक है? तो कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस दोनों भी होनी चाहिए। उसके बाद में अगर अगर आपको शायद ऐसी चीज़ें आ सकती है जहाँ पर आपके पास नॉलेज नहीं है क्योंकि वो सीए के स्कोप से ही बाहर है, ठीक है? तो वहाँ पर शायद एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, तो एक्सपर्ट भी आपके पास अवेलेबल है जब भी आपको चाहिए होगा, ठीक है? उसके बाद में क्या देखते हैं इंडिविजुअल्स मीटिंग क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर ईक्यूसीआर आर अवेलेबल। जहाँ-जहाँ पर एप्लीकेबल होगा, तो आपके पास ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो उस क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हैं ईक्यूसीआर होने के लिए। समझ में आ रही है? उसके बाद में सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमको क्या करना है, हमको कोई भी काम एक लिमिटिंग टाइम में डिलीवर करने के देना पड़ेगा। सो फर्म वुड बी एबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट। फर्म क्या होगा उस पोजीशन में होगा कि वो एंगेजमेंट को कंप्लीट कर पाए, कब तक? विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। रिपोर्टिंग डेडलाइन के अंदर-अंदर उसको कंप्लीट करके दे देना पड़ेगा। तो आँख बंद करके एक बार मेरे साथ बोलो कि फर्म के पर्सनल के पास में क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए रिलेवेंट इंडस्ट्री का और सब्जेक्ट मैटर का। सेकंड नंबर, फर्म के पर्सनल के पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए अबाउट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एबिलिटी टू गेन नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज इफेक्टिवली ये होना चाहिए। उसके बाद में देखो फर्म के पास सफिशिएंट पर्सनल होना चाहिए विद नेसेसरी कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस। उसके बाद में 2 चीज़, या तो एक्सपर्ट नीडेड जब भी अवेलेबल होगा। सेकंड नंबर, ऐसे इंडिविजुअल्स होने चाहिए जो क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करें फॉर ईक्यूसीआर। और सबसे लास्ट में हम एंगेजमेंट को टाइमली डिलीवर कर पाएँगे, यानी रिपोर्टिंग डेडलाइन के विदिन हम एंगेजमेंट को कंप्लीट कर पाएँगे। सो दीज़ आर द कैपेबिलिटी चेक पॉइंट्स। अब देखो, आपके पास कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं, जब कभी आपको एंगेजमेंट से विथड्रॉ करना पड़ जाए। तो आपको जब एंगेजमेंट से विथड्रॉ करना पड़ सकता है, तो आपको उससे रिलेटेड पॉलिसी भी होनी चाहिए, ठीक है? तो उससे रिलेटेड पॉलिसी आप बनाओ पहले ही, वो वन ऑफ द एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, अगर अगर आपको ऐसी चीज़ें पता चले कि विथड्रॉ करना पड़ सकता है, तो आप पहले नंबर डिस्कस करना एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट्स मैनेजमेंट। कि क्लाइंट के मैनेजमेंट का कौन-सा एप्रोप्रिएट लेवल है? क्या वो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है? क्या वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है? क्या वो सीईओ है? या प्रोसेस ओनर है? कौन है वो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट्स मैनेजमेंट? उसके साथ और उसके साथ-साथ एडिशनल 2 चार्ज विद गवर्नेंस के साथ आप डिस्कस करोगे रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट एक्शन कि देखो भैया, हमको अब काम करने में नहीं मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस लग रहे हैं, मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं ये एप्रोप्रिएट एक्शन लेने वाला हूँ, ठीक है? अगर विथड्रॉल जो है, विथड्रॉल एप्रोप्रिएट है, अगर विथड्रॉल एप्रोप्रिएट है कि हाँ, हम विथड्रॉ कर सकते हैं, तो आप वो डिस्कस करना विथड्रॉल, ठीक है? और उसके बाद में वो रीज़न्स भी बताना हम क्यों विथड्रॉ करने वाले हैं। उसके बाद में अपना क्या करना, आप कंसिडर कर लेना आपकी प्रोफ़ेशनल, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट क्या बनती है आपको, ठीक है, फ़र्म को लेके। और सेकंड नंबर, अगर क्या आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को बताना है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप किसी लिस्टेड एंटिटीज़ का ऑडिट कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड कुछ अगर क्या सेबी को बताने की ज़रूरत है कि वो कहीं न कहीं ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग में या तो कुछ भी चीज़ें इन्वॉल्व है कोई। तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है तो क्या बताना पड़ेगा या नहीं बताना पड़ेगा, ये भी चीज़ आप कंसिडर करना। और सबसे लास्ट में जो भी सारी आपने काम की है, उसको डॉक्यूमेंट कर लेना। मतलब किस लिए आप विथड्रॉ करने वाले हो, क्या-क्या सिग्निफिकेंट इश्यूज़ आए थे, क्या-क्या कंसल्टेशन आपने ली थी, क्या कंक्लूजन्स पे रीच किए और कंक्लूजन का बेसिस क्या था, आपको ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके रखनी पड़ेगी। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम के लिए।
उसके बाद में हम ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज अब देखो आपके पास क्लाइंट्स वगैरह आने तो स्टार्ट हो गए, लेकिन आपके पास एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स भी तो होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए फर्म बोलता है कि फर्म मस्ट हैव सफिशिएंट पर्सनल होना चाहिए, और सफिशिएंट पर्सनल के साथ साथ उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है। वो काम कर पाएंगे, कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए, और कमिटमेंट टू द एथिकल प्रिंसिपल भी होना चाहिए, है ना। ऐसे गुंडे लोगों को नहीं भर लेना चाहिए कि भैया कुछ ऐसे बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं, लेकिन गुंडे टाइप के लोग हैं, तो उनको ऐसा मत हायर मत कर लेना, ठीक है? वो भी चीज़ चेक करना, ताकि वो एंगेजमेंट को अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँ। सो कंटिन्यूइंग प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट पे आपको एम्फेसिस देना है, मतलब बाय द टाइम उनकी प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट में भी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, ये सारी देखना। अब देखो, जब भी आप एचआर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाओ, तो आपको इन 5 चीज़ों की आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। वो 5 चीज़ें क्या-क्या है? फर्स्ट नंबर रिक्रूटमेंट है, ठीक है? फर्स्ट रिक्रूटमेंट है, सेकंड कंपनसेशन है, थर्ड ट्रेनिंग है, फोर्थ करियर डेवलपमेंट है, फिफ्थ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आप एक बात ध्यान से समझ लेना, अगर मैं बताऊँ तो रिक्रूटमेंट आप कैसे करोगे, है ना? पहला नंबर, कौन-कौन से पर्सन कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना? ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिसाइड करोगे। ऑनबोर्डिंग कैसे करना, ऑफर लेटर कैसे इश्यू करना है, कहाँ से हायर करना है, कैंपस में करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। सेकंड नंबर में आपको कॉम्पेंसेशन डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एक्सपीरियंस को, किस कॉम्पिटेंट पर्सन को कितना सैलरी दिया जाए, वो भी आप यहाँ पर डिटरमाइन करते हो। उसके बाद में उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ नए क्लाइंट्स आते हैं जहाँ पर कुछ नई रिक्वायरमेंट होती है, तो ट्रेनिंग देनी पड़ जाएगी। कोई एम्प्लॉइज़ को अगर उनको करियर एनहांसमेंट करना है, कुछ और फर्दर डिग्रीज़ करना है, तो वहाँ पर करियर डेवलपमेंट में भी आप उनको एक मौका देना चाहिए, है ना? उसके बाद में उनके काम को इवैल्यूएट आप टाइम-टाइम पे कर पाओ, ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का पार्ट बनता है, ठीक है? और फॉर ईच एंगेजमेंट, हर एंगेजमेंट के लिए फर्म मस्ट एस्टेब्लिश पॉलिसीज़, ठीक है? अब देखो, एंगेजमेंट पार्टनर से रिलेटेड 3 चीज़ें हैं। अब जब भी वो असाइनमेंट होगा, तो असाइनमेंट अलॉट किसको होगा? एंगेजमेंट पार्टनर को ही होगा, ठीक है? तो एंगेजमेंट पार्टनर को आप 3 चीज़ें बता देना। फर्स्ट नंबर देखो कि भैया ये जो बंदा है, हम पहली चीज़ तो हम क्लाइंट को बताएँगे। क्लाइंट को क्या बताएँगे कि देखो, आपका काम ऑडिट करना है, ठीक है? तो आप किसको कम्युनिकेट करोगे? ये हमारा पर्सन है जो कि पार्टनर है, ठीक है? ये है सीए आकाश कुमार। उसकी आइडेंटिटी हो गई। ये कैसे एक्ट करेंगे? एज़ अ एंगेजमेंट पार्टनर एक्ट करने वाले हैं, इसकी रोल हो गई। ये आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा की मेंबर्स ऑफ द क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है? क्लाइंट मैनेजमेंट और दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सेकंड नंबर, एंगेजमेंट पार्टनर हैज़ एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटीज़। अब जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना, उसके पास में एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। मतलब वो कैपेबल होना तो चाहिए, एटलीस्ट उसके पास एक्सपीरियंस हो इतना, ठीक है? इतने साल का एक्सपीरियंस, उसको पता है इस ऑडिट को कैसे हैंडल करना है, ठीक है? उसके साथ-साथ में वो कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। अब देखो, आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो पार्टनर क्या होना चाहिए? आपका सीए ही होना चाहिए, आपका कोई एमबीए, इंजीनियर ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, एंड थर्ड, उसके पास अथॉरिटी भी रहनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई नहीं कि अभी 2 साल ही काम किया है, किसी सीए ने, नया-नया सीए बना है, उसको आपने पार्टनर बना दिया है, उसके पास वो अथॉरिटी है ही नहीं, ठीक है? उसके बाद में उस पर्सन के पास टाइम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसको ऑलरेडी 3-4 ऑडिट कर रहा है और बाकी एंगेजमेंट में भी इन्वॉल्व है, तो टाइम ही नहीं है और एक और एंगेजमेंट दोगे, तो इससे क्या होगा? कहीं न कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। इसीलिए आपको ये चारों चीज़ों की ध्यान रखना पड़ेगा, कैपेबिलिटीज़, कॉम्पिटेंस, अथॉरिटी एंड टाइम टू परफॉर्म द रोल। उसके बाद में एंगेजमेंट पार्टनर को बताओगे कि देखो भैया, तुम्हारी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने क्लियरली तुमको डिफ़ाइन कर दी हैं और तुमको कम्युनिकेट कर दी हैं, अब इसके अकॉर्डिंग तुम एक्ट करना। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है रिलेटेड एंगेजमेंट पार्टनर असाइनमेंट, ठीक है? इसके बाद में 2 लास्ट चीज़ें बचती है, एक एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और एक मॉनिटरिंग। तो इसको हम सेकंड वीडियो में कवर करने वाले हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक